हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं का गणित। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही। स्पेशल क्या मतलब, हम लोग स्पेशल सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए भी चल ही रहा है। पर मुद्दे की बात ऐसी है कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं संबंध और फलन के बारे में शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात ऐसी कि जो भी बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं यहाँ लेक्चर में अपने मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से, आपको मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी कहानी आपकी स्कूली शिक्षा की बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता है। इसमें आपको किसी भी जगह पर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कंटेंट यहाँ पढ़ते हैं वो सभी फ्री है और इसके लिए आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। हम मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको 2 वीडियो या 2 लेक्चर दिखाने के बाद या 2 महीने पढ़ाने के बाद बोल दिया जाए कि आपको अब ये खरीदना है वो खरीदना है, या फिर ऐसा नहीं होता कि आपको यूट्यूब पर कुछ अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा फिर बोलेंगे और अच्छा पढ़ने के लिए यहाँ पर आओ वहाँ पर आओ, इतना दो। ऐसा कुछ नहीं है। पर बात कर रहे थे हम लोग संबंध और फलन की, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि कार्तीय गुणन क्या होता है और कार्तीय गुणन में एक शब्द आया था क्रमित युग्म। देखिए, इस चैप्टर को आप चाहे तो 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक एक चीज समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कक्षा 12वीं का पहला अध्याय होता है संबंध और फलन। ये 11वीं का दूसरा है, लेकिन इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो 12वीं कक्षा में भी आएगा, इसलिए अपन बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। 12वीं कक्षा में रीढ़ की हड्डी टाइप काम करने वाला है ये चैप्टर, तो थोड़ा काम बहुत ज्यादा देने वाला है। आज बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 की, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल आपको डिस्कस करने हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हम तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हो तो ये युद्ध अपन शुरू कर देते हैं। अब इस युद्ध के अंदर 1 बाय 1 सारे सवालों के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल क्रमित युग्म से, कि अगर 2 क्रमित युग्म बराबर है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्रमित युग्म लिखा क्या है, तो ये लिखा हुआ है x को 3 से भाग देकर 1 जोड़ दो, कॉमा y में 2/3 घटा दो। ये बराबर है 5/3 के और 1/3 के। तो सबसे सोचने वाली बात है कि ये सर कॉमा के पहले जो आया वो प्रथम घटक, और अगर 2 क्रमित युग्म बराबर है तो दोनों के प्रथम घटक बराबर है। इसका मतलब x/3 + 1 5/3 होना चाहिए, तो x/3 5/3 - 1 होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, x/3 2/3 या x बराबर 2 होना चाहिए 3 से 3 को कैंसिल करने के बाद। वैसे ही यार ये कहानी भी है, y - 2/3 1/3 के बराबर, तो y बराबर 1/3 + 2/3, y बराबर लघुत्तम लेने पर तो 3 ही आएगा, तो y बराबर 1। तो यहां से x का और y का मान निकल गया। अच्छा, अब इस सवाल में जवाब ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ठीक है, आंसर फाइनल है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं कि x, y जो है वो बराबर है 2, 1 के। मतलब हमने एक नया क्रमित युग्म बनाया जिसमें x और y नाम के 2 अवयव हैं। तो पहला अवयव x है इसलिए वो 2 के बराबर है, y जो है वो 1 के बराबर है। ऐसे आपको बहुत सारे निरूपण मिलने वाले हैं आगे के भविष्य में। चलिए, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है तथा समुच्चय B में 3, 5 और 4 नाम के अवयव हैं, तो A के B में कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है कि अगर A के अंदर 3 अवयव है, B नाम का समुच्चय दिया है जिसके अंदर 3, 4 और 5 है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि A और B के कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं। तो A के कार्तीय गुणन में और B के कार्तीय गुणन के अवयवों का अगर गुणा कर दिया जाए या अवयवों की संख्या का गुणा कर दिया जाए तो A और B के कार्तीय गुणन में कितने अवयव मिल जाएंगे। ठीक है, तो B के अंदर कितने अवयव, तो B के अंदर भी 3 अवयव। तो मैं यहां से लिख दूं कि अगर A और B के अंदर कार्तीय गुणन में 3 × 3 मतलब 9 अवयव होंगे। अच्छा, एक चीज और है, A का B में कार्तीय गुणन B में A के कार्तीय गुणन के बराबर नहीं होता। हमने पढ़ा था ना, ये हमने ऐसा पढ़ा था ना कि A का B में कार्तीय गुणन कभी भी, मतलब अगर दोनों समुच्चय बराबर नहीं है तो ये होता है। अच्छा, पर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें A × B पता है, A और B का कार्तीय गुणन पता है,
तो उसके हर क्रमित युग्म को उल्टा करने के बाद मैं b क्रॉस a निकाल लेता हूं। मतलब जितने क्रमित युग्म a क्रॉस b में होंगे उतने ही क्रमित युग्म b क्रॉस a में होंगे। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a मतलब a के b में कार्तीय गुणन के और b का a में कार्तीय गुणन के अंदर अवयवों की संख्या समान होगी। भले वो अवयव अलग अलग होंगे लेकिन अवयवों की संख्या समान होगी। ये एक छोटी सी चीज है। आपसे यहां पर a क्रॉस b के अलावा b क्रॉस a के कार्तीय गुणन के अवयवों के बारे में भी पूछा जा सकता था कि इसमें कितने हैं। दोनों में 9 ही होंगे। ये चीज क्लियर है क्या? कमेंट कर देना भाई लोगों। चलिए, यदि G और H नाम के दो समुच्चय हैं तो G का H में कार्तीय गुणन, H का G में कार्तीय गुणन कोई बड़ी चीज नहीं है, पर अपन इसको आरेखों के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। अगर ये G है और ये H है तो H कितना और G कितना? G के अंदर 7 8, H के अंदर 5 4 2। तो G का H में कार्तीय गुणन क्या कहता है? वो बड़े आराम से कहता है कि आप कुछ मत कीजिए, आप 7 को बोलिए कि वो इन तीनों को तीर मारे, ऐसे। तो 7 को लिख दिया 5 के साथ, 7 को लिख दिया 4 के साथ, 7 को लिख दिया 2 के साथ। उसके बाद 8 को भी बोलो कि वो भी यही करे। तो 8 को लिख दिया 5 के साथ, 8 को लिख दिया 4 के साथ और 8 को लिख दिया 2 के साथ। ये हो गया पहले वाला G और H का कार्तीय गुणन। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा वाला जो पूछा उसके लिए क्या करेंगे? तो उसमें कुछ करना ही नहीं हमें वैसे तो। क्यों नहीं करना है वो देखो। अगर आपको H का कार्तीय गुणन G में निकालना है, H का कार्तीय गुणन G में निकालना है, तो G का कार्तीय गुणन H में पता है, इन सभी को उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब जितने भी क्रमित युग्म हैं उन सभी को उल्टा कर दो। 7 5 की जगह 5 7, 4 7 की जगह 4 7, 7 4 की जगह 4 7, 7 2 की जगह 2 7, 8 5 की जगह 5 8, 4 8 4 की जगह 4 8 और 8 2 की जगह 2 8। इतनी सी है ये कहानी। फिनिश। सिंपल सिंपल सवाल है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना। मतलब कोई कठिन नहीं है इतना भी, अभी तो बहुत मज़ा आएगा। नहीं इतना भी टफ नहीं वैसे। चलिए तो बतलाइए कि अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बढ़िया सी चीज़ शेयर करता हूँ। मतलब क्या होता है कि जब हम 10वीं से 11वीं कक्षा में आते हैं ना तो हम बहुत सडनली बहुत बड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए और अब हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 10वीं बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हालांकि हो सकता है किसी बच्चे के 10वीं में कम नंबर हो, तो सभी ये सोचते हैं कि 11वीं कक्षा आराम करने की है, उसके बाद 12वीं में तो पढ़ना ही है। सभी के मतलब 11वीं कक्षा में सभी के दिमाग में ये बात तो होती है कि 12वीं कक्षा में पढ़ना है, 11वीं आराम करने के लिए। तो वही वो कछुए वाली और खरगोश वाली जो कहानी है ना, वो दिमाग में हमेशा दौड़ा के चलो। खरगोश ने सोचा था कि अभी ये समय आराम करने का है, कछुए को जाने दो, मैं बाद में तुरंत पहुंच जाऊंगा, और वो सोता रह गया। और बाकी जो भी है वो कहानी है। पर वो जो कहानियां पता है क्यों सुनाई जाती थी? वो इसीलिए ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ जब बढ़ें तो रुके नहीं। इतना आसान नहीं होता किसी भी लक्ष्य को पाना। मतलब अगर आपने गणित लिया है तो हो सकता है आपका एम हो कि एक अच्छा सा कॉलेज लेकर घर के आसपास एक डिग्री ले लेना, या आपका उससे बड़ा एम हो सकता है कि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या और भी एम हो सकता है कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो। तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको उस लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाना होता है। मतलब शायद एक मूवी का डायलॉग भी है कि अगर हम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहें तो दुनिया की सारी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है, लेकिन हम उस चीज़ को दिल से चाहें। अब हम क्या करते हैं, इस बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और हम किसी और चीज़ को दिल से चाहने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं सवाल की तरफ। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। मतलब एक तो तुम खुद गलत कथन लिखो, उसके बाद हमको बोलो कि हम सही कथन लिखकर दें, कर देंगे, नंबर लाने बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखो यार, ये कथन जो है वो असत्य है। अब असत्य क्यों है इसके बारे में सोचो।
P के अंदर 2 अवयव हैं, Q के अंदर भी 2 अवयव हैं। मतलब एक तरीका तो यह है जिसकी मतलब जिससे जल्दी पता चल जाएगा। तो P और Q के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होने चाहिए पहले ये तो बताओ। तो सर P के अवयवों को अगर मैं Q के अवयवों में गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4 आते हैं, तो 4 होना चाहिए। यहां कितने अवयव दिए हैं? ये पूरा का पूरा जो युग्म है, क्रमित युग्म, 1 अवयव गिना जाता है। तो ये 1 और ये 1 मिलाकर 2 दिए हैं, होने तो 4 चाहिए थे। मतलब ये कहानी असत्य है। तो इसका सत्य कथन क्या होगा? सत्य कथन ये होगा कि P और Q आपके पास है। अब P और Q का कार्तीय गुणन लिख के देख लो एक बार क्या आएगा। P के अंदर क्या है? Mn Nm, ठीक है। तो M को पहले इनके दोनों के साथ लिख दो, तो M, N, फिर M, M, फिर N को लिख दो, इस वाले N को दोनों के साथ लिख दो, N, N, फिर N, M। हो गया भाई साहब। देख लो यहां पर ये 2 चीजें नहीं थी सवाल में। गलत क्यों हुआ सर? कि ये दोनों नहीं थे सवाल में ना यहां पर, इसीलिए गलत हुआ। आगे की कहानी तो अपन जानते ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, A और B अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। A क्रॉस B क्रमित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय होगा, ये तो परिभाषा बोलती है क्रमित युग्म मतलब, ठीक है। इस प्रकार की X जो है वो A से आएगा और Y जो है वो B से आएगा, ये कथन पूरी तरह से सत्य है। देखिए अगर A और B 2 अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्या होता था? A और B का कार्तीय गुणन क्या होता था? 2 अवयव हैं X और Y, इनमें जितने भी क्रमित युग्म है सब बना दो। ये X कहां से आएगा? A से आएगा। Y कहां से आएगा? B से आएगा। तो ये बात तो सत्य है, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, हमारी मेहनत बच गई। ओके, दूसरा A नाम का समुच्चय है, B नाम के समुच्चय दिए हैं, इनमें हमें कोई परेशानी नहीं है। A का कार्तीय गुणन करना है B सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय के साथ, ये फाई है। तो हमें पता है अपने जीवन काल में कि अगर मैं किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ निकालता हूं तो ये सर्वनिष्ठ वाली कहानी को पढ़ के देखो। B और रिक्त समुच्चय में क्या क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, मतलब दोनों का जो सर्वनिष्ठ है वो रिक्त समुच्चय आएगा। किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय, किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ सम्मिलन, वही समुच्चय आएगा जिसका सम्मिलन लिया है। ये बात अपन पहले से जानते हैं। एक बात बता दूं आपसे, ऐसा कुछ, तो यार ये जो चीज है वो तो रिक्त समुच्चय हो गई। तो अब सवाल बन चुका है कि A का रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन, अब A का रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन होगा तो क्या मिलेगा? रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ये बात भी सत्य है। बच गए। चलो, इस कथन को भी दोबारा नहीं लिखना पड़ा। चलो भाई लोगों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यार यदि A ऐसा कुछ है -1, तो A निकालना है, तो ये तो सरल है यार, हम लोगों ने ये तो निकाला ही था, A क्रॉस A। कैसे? A क्या है? -1 ये -1 और 1, A क्या है? A है -1 और 1। तो हर -1 को खुद की मतलब फिर से -1 और 1 के साथ गुणा करना है, अपने को क्रमित युग्म बनाना है। तो पहले -1 को -1 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 को -1 के साथ, फिर -1 को -1 के साथ। यही है ना, कुछ नहीं। इसको इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, चारों को लिख दिया 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद A क्रॉस A। तो जो जो ऊपर लिखा है उसमें 1 और -1 फिर से लिख दो आखिरी में, -1 1 1, ठीक है, -1 1 -1, आखिरी जगह 1 और -1 जोड़ दिया इसमें। अगले में भी यही करो। अच्छा, अगले में अपन ने कुछ किया क्या? यहां पर 1 आएगा, फिर तो 1 आएगा, -1 नहीं आएगा, है ना, वो चीज पहले ही आ चुकी थी। तो फिर 1 1 -1 1 1 1, वाओ, 1 -1 फिर 1, फिर 1 -1 -1, बहुत बढ़िया, -1 -1 -1, फिर -1 -1 और 1। इस तरह से इस सवाल की समाप्ति हो जाती है। कुछ नहीं यार, वही सब चीजें करना है, मतलब
बोर करने वाला जो काम है ना वो आप लोग यहां महसूस करोगे, बिल्कुल मुझे पक्का पता है। और इसमें अपन जैसे कई बार क्या किया, सवाल करते समय वही एक की जगह -1 लिख दिया, ऐसा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो गलती होती है, पहली बार में बहुत सारी चीजें हम गलत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हम कभी ठीक नहीं कर सकते। ठीक, ओके डन। अगला सवाल, यदि ए और बी ऐसे हैं, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन आपको दिया है, तो आपको समुच्चय ए तथा बी पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए निकालने का तरीका, जितने भी क्रमित युग्म दिए हैं सबका जो पहला पहला अवयव है ए, यहां से, अब ये वाला ए तो आएगा नहीं क्योंकि आ चुका है एक बार ए, बी, ठीक है। उसके बाद बी निकालने का तरीका, हर क्रमित युग्म का दूसरा अवयव x और y, इधर भी x y है तो लिखने की जरूरत नहीं, सवाल समाप्त है ना। देखो मान लीजिए हो ए बी सी और डी, तब इस बात को सत्यापित करना है कि ऐसा होता है। क्या करना है कि ये ए बी सी और डी दिए, तब अपन ने वो एक सवाल किया था, आपको याद है, उदाहरण में हम लोगों ने इतना बड़ा भयंकर सा, उसके जैसे ये बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं सवाल के मुझे। चलो करते हैं। ए बी सी और डी हमको समुच्चय दिए गए हैं, 1 बाय 1 इनको लिख लेते हैं यार। तो ए समुच्चय के अंदर क्या है, 1,2, ठीक है। बी समुच्चय के अंदर 1 2 3 और 4। सी समुच्चय के अंदर क्या है, सी समुच्चय के अंदर 5 6। सवाल की नजाकत क्या कहती है, सवाल की नजाकत कहती है कि पहले आप बी और सी का सर्वनिष्ठ निकालिए, उसको ए के साथ सम्मिलन लीजिए, यही कहता है ना, या ए के साथ कार्तीय गुणन। तो अब जो सवाल कर रहा है वो तो करना ही पड़ेगा। बी सर्वनिष्ठ सी, बी सर्वनिष्ठ सी मतलब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले तो बी सर्वनिष्ठ सी निकालो, तो बी के अंदर 1 2 3 4, सी के अंदर 5 6, मतलब रिक्त समुच्चय। तो अगर मैं ए का कार्तीय गुणन बी सर्वनिष्ठ सी के साथ निकालता हूं तो यह भी एक रिक्त समुच्चय होना चाहिए। बात इतनी तो है, ठीक है। इधर वाले को भी रिक्त समुच्चय बनाना पड़ेगा फिर तो, और अगर इधर वाले को रिक्त समुच्चय बनाना पड़ेगा तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी मतलब इन दोनों को इन दोनों के साथ, या इस समुच्चय को इस समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन करना है। तो यहां पर मैं करूंगा एक को, इस एक को इन सबके साथ लिख दो, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर इस 2 को सबके साथ लिख दो, एक तो लिखा गया, 2 को लिख दो, तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ठीक भाव। उसके बाद ए का कार्तीय गुणन सी के साथ, ए का कार्तीय गुणन सी के साथ, तो 1 2 5 6, तो 1 को पहले 5 6 के साथ लिख दो, फिर 2 को 5 6 के साथ लिख दो। अब बताओ फटाफट, दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इधर मतलब उसके बाद आपको क्या करना है, सर्वनिष्ठ लेना है। तो सर्वनिष्ठ में इधर और इधर कुछ कॉमन है क्या, देखो गौर से, सुनो गौर से दुनिया वालों, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन निकालो, है कुछ नहीं है। तो मैं फिर से कह दूंगा यार कि अगर मैं ए का कार्तीय गुणन बी के साथ निकालूं और उसके बाद उसका सर्वनिष्ठ ए के कार्तीय गुणन सी के साथ लूं तो मुझे फिर रिक्त समुच्चय मिलता है, और चूंकि दोनों रिक्त समुच्चय है इसलिए दोनों बराबर है। अब देखो यार, 2 रिक्त समुच्चय थे, ये लिखा कितनी गंदी तरीके से है। सवाल है क्या करें, सीखना है हमें, तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। अगला सवाल है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, मतलब ए का कार्तीय गुणन बी के साथ और बी का कार्तीय गुणन डी के साथ उप समुच्चय है। तो इसमें पता है एक बढ़िया सी बात बताता हूं मैं, आप चाहो तो ए और सी का कार्तीय गुणन निकाल लो। निकाला, क्या निकाला, ए और सी का कार्तीय गुणन तो 1 5 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 5 2 6, ये तो ठीक है। उसके बाद आप निकालने गए बी का कार्तीय गुणन डी के साथ। तो मैं आपको एक छोटी सी राय देता हूं, ठीक है। पहले ये देख लो कि अगर हमारा काम बड़े रास्ते की जगह छोटे रास्ते से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
बी का कार्तीय गुणन डी निकालना कोई टफ नहीं है। बी के अंदर 4 अवयव है, डी के अंदर भी 4 अवयव है, तो बी और डी के कार्तीय गुणन में 16 अवयव आएंगे। लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। तो मतलब ये उसके बाद लिखने के बाद ये जो समुच्चय पूरा आएगा उसको इसका उपसमुच्चय बताना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इसका उपसमुच्चय बताना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक अवयव को इसके अंदर देख लेंगे। लेकिन दूसरा एक और तरीका है, मतलब यहां पर हम मजदूरी करने से बच जाएंगे। मतलब ये बेसिकली मजदूरी तो है ना। यू कैन गो इन स्मार्ट वे। तो देखो स्मार्ट वे क्या होगा कि चूंकि आप ए क्रॉस सी की बात कर रहे हैं और बी क्रॉस डी की बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ए बी का कार्तीय गुणन है? 1 2 बी के अंदर है, ठीक है। क्या सी डी का कार्तीय गुणन है? 5 6 5 6 7 8। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो भी इनका कार्तीय गुणन बनेगा, या सी डी का उपसमुच्चय और ए बी का उपसमुच्चय है, क्या जो भी ए और सी से कार्तीय गुणन बनेगा तो ए का पहला अवयव वो बी में भी, मतलब बेसिकली ए का हर अवयव बी में भी है, सी का हर अवयव डी में है, मतलब इनके जो अवयव होंगे वो इनके अवयव होंगे ही होंगे। सीधी सीधी बात है। तो सीधा ऐसा लिख दो। इसीलिए ए और सी का जो मैं कार्तीय गुणन निकालने जाऊंगा वो बी और डी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। बात सत्य है, मतलब यही इतना से ही करना था बस। अब आपका मर्जी, आप चाहो तो पहला तरीका मजदूरी वाला चुन लीजिए या फिर सरल तरीका, जैसा हम चाहें। यह सरल तरीका था वास्तव में। चलिए मान लीजिए ए के अंदर 1 2, बी के अंदर 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी लिखिए, लिख देते हैं। देखो सवाल बड़ा भारी है, ये मतलब लंबा है जबरदस्ती। ए क्रॉस बी लिखने में परेशानी हमें नहीं है। ए क्रॉस बी लिखने में परेशानी नहीं है। क्यों? देखिए 1 को 3 के साथ लिख दिया, 2 को 3 के साथ लिख दिया, उसके बाद 1 को 4 के साथ लिख दिया, फिर 2 को 4 के साथ लिख दिया। अब अगला सवाल है ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे? तो किसी भी समुच्चय के अंदर कितने उपसमुच्चय होंगे यह निर्धारित होता है उस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या से। तो चूंकि ए क्रॉस बी एक समुच्चय है और इसके अंदर कितने अवयव हैं? अब जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं वो बोल रहे हैं 8 अवयव हैं, है ना। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। जैसे मान लो एक डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स रखे हैं और हर बॉक्स के अंदर 2-2 गेंदें रखी हुई, एक लाल और एक पीली। तो बड़ा वाला जो बॉक्स है उसके अंदर कितने आइटम रखे हुए हैं? तो बड़े वाले बॉक्स के अंदर 4 आइटम रखे, हर आइटम के अंदर 2 गेंदें हैं, वो बात अलग है। बड़े वाले आइटम के अंदर 4 गेंदें हैं। तो उसी तरह इस समुच्चय के अंदर 4 अवयव हैं। हर अवयव के अंदर 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 वस्तुएं हैं जो इसको क्रमित युग्म बनाती है। लेकिन यहां पर फिर भी 1 2 3 और 4 अवयव हैं, तो यहां पर हो गए 4 अवयव। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? अगर किसी समुच्चय के अंदर 4 अवयव हैं तो उसके उप समुच्चय होंगे 2 की घात 4, मतलब 16। अब आपको क्या करना है भाई लोगों? आपको ये 16 के 16 अवयव लिखने हैं, मतलब 16 के 16 उप समुच्चय लिखने हैं। किसके? ए क्रॉस बी के। सर ना लिखे तो चलेगा क्या? चल जाएगा अभी, लेकिन अगले टॉपिक में परेशानी हो जाएगी। देखिए इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे, मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। टोटल 16 होंगे, कुछ आप भी लिखने की कोशिश करो। तो पहला उप समुच्चय तो रिक्त समुच्चय, हर समुच्चय का पहला उप समुच्चय कौन सा है? रिक्त समुच्चय। दूसरा उप समुच्चय वही समुच्चय है जिसका अपन उप समुच्चय निकाल रहे हैं, मतलब हर समुच्चय खुद का उप समुच्चय भी होता है। हर एक समुच्चय खुद का उप समुच्चय भी होता है। तो 2 तो हो गए। अब उसके बाद मैंने कहा था कि जितने भी अवयव हैं सबको एक एक बार लिख दो। तो एक समुच्चय तो ये होगा जिसके अंदर 1, 3 अवयव होगा। दूसरा होगा
जिसके अंदर 2,3 नाम का एक अवयव होगा, अवयव नहीं होगा, ये एक क्रमित युग्म होगा। उसके बाद इसको लिख दो, उसके बाद 2,4 वाला क्रमित युग्म। तो 5 हुए अभी तक, एक ये पूरा का पूरा और एक एक करके 4, ये 5 हुए हैं। अब उसके बाद इनको 2-2 को एक साथ लिख दो, है ना। तो 2-2 को एक साथ लिखने गए तो 1-3 को लिखा, फिर 2-3 को लिखा, फिर 1-3 को लिखा, 1-4 को लिखा, कूल है, फिर 1-3 को लिखा, 2-4 को लिखा। उसके बाद इसको अपन ने इसके साथ और इसके साथ लिख दिया है। अब इसको लिखना है इन दोनों के साथ, 2-3 को 1-4 के साथ, ठीक है। और यहां पर भी चूंकि जगह है, 2-3 को 2-4 के साथ। उसके बाद इन दोनों को साथ साथ और लिख दिया जाए, 1-4 को 2-4 के साथ। कितने हो गए गिने? 5 तो पहले हो गए थे, 6 ये, 7वां ये, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। अभी 4 और बचे हैं। वो कौन कौन से? अब आप 3-3 को एक साथ लिखिए। 3-3 को मतलब पहले इन तीनों को लिख के देख लो, 1-3, 2-3, 1-4। वाह 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 वाह। उसके बाद इन दोनों को, इन तीनों को, आखिरी वाले तीनों को 2-3, 1-4, फिर 2-4। देखो हमने इन तीनों को लिख दिया एक साथ में, इन तीनों को लिख दिया। उसके बाद ये 3 जो है ना ये बच गए, तो 1-4, 2-4 और 1-3, 1-3, 1-4, 2-4। और आखिरी जो है वो ये आखिरी वाला इन दोनों के साथ लिख दिया जाए, तो 2-4, 1-3 और 2-3। इस तरह से इस बड़े से सवाल के अंदर जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इस तरह से हम जवाब लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये इतने उपसमुच्चय थे। अब यहाँ उपसमुच्चय पहचानने में हो सकता है लिखने में आपको थोड़ा अजीब लगा हो, अपनी पेन कॉपी में बड़े सुंदर अक्षरों में से लिख कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ना भी लगे पर नंबर अच्छे आ जाएंगे। मान लीजिए ए और बी तो उपसमुच्चय है, जहां ए के अंदर 3 अवयव हैं, बी के अंदर 2 अवयव हैं, x1, y2, z1 a क्रॉस b के अंदर है। तब a और b ज्ञात कीजिए जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। आपको यह बोला गया है यार कि a के अंदर 3 अवयव हैं, b के अंदर 2 अवयव हैं। आपको यह नहीं बोला गया कि a क्या है और b क्या है, पर आपको यह बोला है कि a और b के अंदर ऐसे ऐसे कुछ अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं? x, 1, मतलब a के अंदर x तो होना चाहिए और b के अंदर 1 होना चाहिए, तभी तो ये आपस में जुड़ेंगे और ये क्रमित युग्म बनेगा। y 2, तो y यहां होना चाहिए और 2 यहां होना चाहिए, ठीक है। z 1, तो z होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी अपने पास है, तो अपन ने z को 1 से कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान दो, आपको बोला कि a के अंदर 3 अवयव हैं, a के अंदर 3 अवयव x, y, z हमने निकाल लिए, मतलब a जो है वो हमें मिल चुका, x, y और z नाम के 3 अवयव हैं। b के अंदर 2 अवयव हैं और वो हमें दिख गए 1 और 2, तो 1 और 2। अब उसके बाद आपको अगर सवाल में बोले, सवाल समाप्त हो चुका है, आपको बोले कि आप a और b का कार्तीय गुणन निकालिए, तो आपके पास a है, b है, कार्तीय गुणन निकाल दो। क्या करना होगा कार्तीय गुणन के लिए? कुछ नहीं, इसको इसके साथ भी लिख दो, इसको इसके साथ लिख दो, इसके साथ लिख दो, लिख तो चुके इसको तो एक बार वैसे। उसके बाद इसके साथ और इसके साथ, टोटल 6 अवयव हो जाएंगे यहां पर। चलिए अगला सवाल है कि इस कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है। समुच्चय a ज्ञात कीजिए। अब यहां बड़ी समस्या है। समस्या ऐसी है कि आपको a क्रॉस a दिया है, मतलब जिस समुच्चय से शुरुआत करेंगे या जो पहला समुच्चय होगा वो भी a है और जो दूसरा समुच्चय होगा वो भी a है। तो अगर मैं मान लेता हूं
ए के अंदर x अवयव है, तो a क्रॉस a मतलब a के कार्तीय गुणन के अंदर कितने अवयव होंगे? इस a के अवयव को इस वाले a के अवयव से गुणा कर दो, तो ये x और ये x मिलाकर x का वर्ग। देखो इसके अंदर भी x अवयव, इसके अंदर भी x अवयव, टोटल मिला के x का वर्ग है। लेकिन सवाल में दिया है कि टोटल 9 अवयव हैं। अब अगर 9 अवयव हैं तो x का वर्ग तो 9, तो x के दो संभावित मान 3 और -3, लेकिन -3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि -3 अवयवों की संख्या निरूपित नहीं करता। x का मतलब क्या है? कितने अवयव हैं? x बराबर 3, मतलब a के अंदर 3 अवयव होने चाहिए। फिर आपको बोला है कि a के अंदर या a क्रॉस a के अंदर -1,0 है। अगर -1,0 है तो यहां -1 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए, तब जाके कनेक्ट होंगे। मतलब a के अंदर -1 अवयव है ना? अच्छा, ये गया a पर ही है, तो यहां पर 0 है, मतलब 0 तो यहां पर भी होना चाहिए, फिर तो 0 भी एक अवयव होना चाहिए। उसके बाद 0,1 भी है, 0,1 है, मतलब a के अंदर 0 नाम का अवयव तो है, साथ में 1 नाम का अवयव भी है, तो ये हो गए a के तीनों अवयव, -1, 0 और 1। चलिए, तो यार जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी चीज़ें मुफ्त पढ़ाता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, चाहे आप किसी भी किताब को प्रेफर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी रेफरेंस किताब को प्रेफर कर रहे हो, आपको सभी चीज़ें मुफ्त पढ़ाते हैं। कहीं कोई कोर्स लेने की ज़रूरत, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी वेबसाइट पर आप सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है कि आप इस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं। मतलब आपको सारी चीज़ें एकदम शॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है। देखने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगले लेक्चर में फिर आ जाना। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।